जीके के क्वेश्चन। आपका सहयोग चाहिए, सपोर्ट चाहिए। यदि आपको ये सीरीज पसंद आएगी तो बिल्कुल क्वेश्चन लेकर आएंगे। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। इसमें आपके 100 से 120 क्वेश्चन रहेंगे। अच्छे से इन क्वेश्चन को याद कर लो, तो फिर आपको आगे थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाओ तो आपके पूरे क्वेश्चन कवर होते आएंगे। पहला क्वेश्चन, शुद्ध तत्व कौन सा है? यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से शुद्ध तत्व यदि आप देखेंगे कांच, सीमेंट और सोडियम में से सोडियम शुद्ध तत्व है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया था? तो पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सबसे पहले जॉन डाल्टन जी के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी जॉन डाल्टन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। परमाणु के नाभिक का आकार क्या होता है? तो परमाणु के नाभिक का आकार 10 के ऊपर -15 की घात मीटर। ऑप्शन नंबर यहां पर डी 10 के ऊपर -15 की घात मीटर परमाणु के नाभिक का आकार होता है। निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी न्यूट्रॉन प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करेगा? तो किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक सबसे सही निर्धारित करेगा उसमें मौजूद प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करेगी। परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं? तो परमाणु के नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से न्यूट्रॉन एक आवेश रहित कण है। ऑप्शन नंबर सी न्यूट्रॉन राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में स्थित हैं? तो परमाणु में समान संख्या में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हैं। ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन समान संख्या में होते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसके द्वारा किया गया था? सबसे पहले मिलिकन के द्वारा इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारित किया गया था कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। सफलतापूर्वक मिलिकन के द्वारा निर्धारित किया गया था। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1.6 गुणित 10 के ऊपर -19 की घात कूलाम्ब इतना आवेश या चार्ज होता है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया था? तो रदरफोर्ड के जो प्रकीर्णन परीक्षण था उसने परमाणुओं में न्यूक्लियस की मौजूदगी को सिद्ध किया था। यहां पर ऑप्शन नंबर डी परमाणुओं में न्यूक्लियस की मौजूदगी राइट आंसर है। परमाणु विद्युता कैसे होते हैं? तो जो परमाणु होते हैं ये आपके विद्युता उदासीन होते हैं। ऑप्शन नंबर डी परमाणु विद्युता उदासीन होते हैं राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज इनमें से किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन के खोज करता है आपके थॉमसन। ऑप्शन नंबर ए थॉमसन इलेक्ट्रॉन के खोज करता है। प्रोटॉन की खोज किसने की? तो प्रोटॉन के बारे में एक जानकारी आपको छोटी सी देता हूं। देखिए यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका गोल्डस्टीन। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि गोल्डस्टीन ने अपने प्रयोगों के दौरान प्रोटॉन की उपस्थिति को ऑब्जर्व किया था। गोल्डस्टीन ने क्या किया था? प्रोटॉन की उपस्थिति को ऑब्जर्व किया था। लेकिन इसका नाम, प्रोटॉन का नाम जो है और स्पष्ट जानकारी देने का श्रेय जाता है रदरफोर्ड को। किसको जाता है? रदरफोर्ड को। तो कई जगह आपको प्रोटॉन के खोजकर्ता रदरफोर्ड मिल जाएंगे। और यदि आपको एग्जाम में गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड दोनों आ गया एक साथ तो आपको रदरफोर्ड लगा के आना है। क्या लगा के आना है? रदरफोर्ड लगा के आना है, यदि गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड दोनों आ गया तो। अगला क्वेश्चन देखिए, जेम्स चैडविक ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? तो जेम्स चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की गई थी। यहां पर ऑप्शन नंबर सी न्यूट्रॉन राइट आंसर आ जाएगा प्रश्न के लिए। निम्नलिखित किन कणों में कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है? तो इलेक्ट्रॉन के अंदर ऑप्शन नंबर सी के अंदर कणीय तरंगों की द्विप्रकृति पाई जाती है। पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता इनमें से कौन है? तो पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता राइट आंसर हो जाएगा आपका एंडरसन। ऑप्शन नंबर यहां पर सी एंडरसन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था? तो परमाणु का नाभिक रदरफोर्ड को इसका श्रेय जाता है। ऑप्शन नंबर ए रदरफोर्ड प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा है कौन है? परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता। तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से हाइड्रोजन के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन के नाभिक में न्यूट्रॉन ही नहीं होता, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए इसमें क्या पूछा गया है। तो इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की जो खोज का श्रेय जाता है, ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी ब्रोगली। तो ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी
डी ब्रोगली इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज के लिए इनको श्रेय जाता है। तत्व के सबसे छोटे भाग को इनमें से क्या कहा जाता है, जो ऑप्शन दिए गए हैं। तो तत्व के सबसे छोटे भाग को यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से परमाणु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए परमाणु प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा परमाणु, ये सबसे छोटा कण है जो कि स्वतंत्र रूप से रह सकता है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है, तो किसी भी परमाणु का रासायनिक व्यवहार न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करेगा। ऑप्शन नंबर यहां पर सी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर राइट आंसर है। द्रव्यमान संख्या किसका योग होती है? तो द्रव्यमान संख्या जो है ये आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होती है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटॉन न्यूट्रॉन का योग द्रव्यमान संख्या। किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या को के अंतर को क्या कहेंगे? तो परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या के अंतर को कहेंगे द्रव्यमान क्षति। ऑप्शन नंबर यहां पर सी द्रव्यमान क्षति राइट आंसर हो जाएगा। किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता किंतु प्रचक्रण होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका न्यूट्रिनो में। इसमें कोई भी द्रव्यमान भी नहीं होता, ना ही कोई आवेश होता है, किंतु प्रचक्रण होता है। किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा क्या होगी? तो परमाणु में परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा सदैव धनात्मक ही रहेगी। ऑप्शन नंबर डी सदैव धनात्मक रहेगी। किन कारणों से प्रकीर्णन से नाभिक के किन किरणों से प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा नाभिक के आकार का आकलन आप अल्फा किरण के प्रकीर्णन से ज्ञात कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर ए अल्फा किरण राइट आंसर हो जाएगा, अल्फा कण। नाभिक के धनावेशित होने की खोज किसने की थी? तो नाभिक धनावेशित होता है रदरफोर्ड ने इसकी खोज की थी। ऑप्शन नंबर यहां पर भी रदरफोर्ड प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मात्रक क्या है? तो परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मात्रक होता है आपका कार्बन 12 C12। ऑप्शन नंबर यहां पर सी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? एंटी पार्टिकल है। तो पॉजिट्रॉन जो है ये इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन राइट आंसर है। न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या, तो न्यूक्लियस की जो द्रव्यमान संख्या होती है सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होगी। जो भी उसका परमाणु क्रमांक होगा उससे अधिक होगी द्रव्यमान संख्या। निम्नांकित में से किसने आणविक सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था जॉन डाल्टन के द्वारा। यहां पर ऑप्शन नंबर डी जॉन डाल्टन प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। फोटोन की ऊर्जा यदि ई हो, संवेग हो पी और वेग हो सी, तो ये बताओ सही संबंध क्या होगा? संवेग बराबर क्या होगा? तो संवेग मतलब पी, तो संवेग बराबर आपका हमेशा जो रहेगा वो रहेगा ऊर्जा बटे वेग, मतलब ई बटे सी। तो ऑप्शन नंबर यहां पर डी सही आंसर हो जाएगा। पी बराबर ई बटे सी, P बराबर E बटे सी। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर हो जाएगा। एक परमाणु में दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं आपस में समान नहीं हो सकती। यह नियम निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो ये जो नियम है ये राइट आंसर हो जाएगा पाउली का नियम है। ऑप्शन नंबर बी पाउली ने कहा था कि एक परमाणु में जो दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं हैं आपस में ये समान नहीं हो सकती। अगला क्वेश्चन देखिए, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका इस प्रश्न के लिए चक्रण से। ऑप्शन नंबर डी रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध उसके चक्रण से है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है। क्वांटम संख्या जो किसी कक्षा में अंतरिक्ष में अभिविन्यास की दिशा विनिर्दिष्ट करती है, कौन सी क्वांटम संख्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा उसको कहा जाएगा चुंबकीय क्वांटम संख्या। ऑप्शन नंबर सी चुंबकीय क्वांटम संख्या राइट आंसर हो जाएगा। किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? तो तत्व का जो भी रासायनिक गुण होगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करेगा। ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो कोई भी परमाणु है उसकी बाह्यतम कक्षा में राइट आंसर हो जाएगा आपका 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर बी 8 इलेक्ट्रॉन राइट आंसर हो जाएगा। एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन हैं। अब उसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी? तो 9 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन है, तो द्रव्यमान संख्या हो जाएगी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ दो टोटल
10 और 9 19। ऑप्शन नंबर यहां पर डी सही आंसर हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या हो जाएगी 19। RA88 226 के नाभिकों में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बताओ। तो राइट आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉनों की संख्या जो रहेगी, सबसे पहले तो जो 88 लिखा है ये प्रोटॉन है नीचे वाला, और प्रोटॉन में से आप टोटल 226 को घटा देंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी। तो पहले हम आपको बता देते हैं 138 इसमें हो जाएंगे आपके, 226 में से 88 गए तो 138 हो गए आपके न्यूट्रॉन और 88 हो गए आपके प्रोटॉन। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा। 138 न्यूट्रॉन और 88 प्रोटॉन, नीचे वाला प्रोटॉन है, ऊपर वाले में से आप प्रोटॉन को घटा देंगे न्यूट्रॉन आ जाएगा। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान कितना होगा। तो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, तो आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ देंगे तो द्रव्यमान आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहां पर भी सही आंसर हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ोगे द्रव्यमान आ जाएगा। 4 यहां पर सही आंसर है। पोटेशियम या के 1940 में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ। तो सिंपल सा फंडा वही है, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए आपका जितने आपके इलेक्ट्रॉन 19 होंगे। अब आप कमेंट करके बताओगे इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है, प्रोटॉन के या न्यूट्रॉन की। ये 19 जो दिया है नीचे ये प्रोटॉन दिया है या न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है कमेंट करके बताइए। ये प्रोटॉन दिया है या न्यूट्रॉन, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो तो इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या होगी। तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा है तो सबसे पहले में होते हैं 2, फिर 8, उसके बाद आपके 18, तो तीसरी है तो तीसरी में 18। ऑप्शन नंबर सी 18 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी नाभिक का परमाणु क्रमांक Z है, उसकी द्रव्यमान संख्या m है, नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या बताओ। तो नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है आपको, परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या दी है तो द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक घटा देना, m में से Z को घटा दो, m माइनस Z ये आपके हो जाएंगे न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु संख्या 17 और द्रव्यमान संख्या 35 कि एक क्लोरीन परमाणु के नाभिक में इनमें से क्या सही हो जाएगा। 17 है परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या है 35, तो मैंने बताया था आपको इन दोनों को घटाओगे तो आपके न्यूट्रॉन आएंगे, तो इन दोनों को घटाओगे तो आपके 35 में 17 गए तो 18 न्यूट्रॉन रहेंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। पदार्थ की चौथी अवस्था चतुर्थ अवस्था क्या कहलाती है। तो प्लाज्मा पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अच्छा, हमारे रक्त में भी प्लाज्मा पाया जाता है, रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत कोई बता सकता है क्या, रक्त में कितने प्रतिशत प्लाज्मा होती है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए 35, 45 या 55 कितने प्रतिशत प्लाज्मा पाई जाती है रक्त में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है। यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं स्टील, पीतल, रेत और हीरा, इसमें से रेत आपकी यौगिक है। ऑप्शन नंबर सी रेत राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर इनमें से क्या है। तो ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण ये एक यौगिक की श्रेणी में आता है। ऑप्शन नंबर बी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, यौगिक की श्रेणी में आता है ब्लीचिंग पाउडर। निम्नलिखित में से कौन एक मिश्रण नहीं है। यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं मिश्रण नहीं है पूछा गया है। ग्रेफाइट एक मिश्रण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए ग्रेफाइट प्रश्न के लिए राइट आंसर है। बारूद होता है क्या। तो बारूद जो है ये आपका मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर सी बारूद मिश्रण होता है, राइट आंसर हो जाएगा। कोयला क्या है, तत्व, यौगिक या मिश्रण। तो कोयला जो है ये आपका तत्व है। ऑप्शन नंबर ए कोयला एक तत्व है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। हीरा या डायमंड क्या है। तो हीरा भी एक तत्व की श्रेणी में आता है। ऑप्शन नंबर ए तत्व है हीरा। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सबसे पहले किसने कहा था। तो सबसे पहले ये कहा था कणाद ने कि विश्व का प्रत्येक पदार्थ एक सूक्ष्म तत्वों से मिलकर बना होता है। ऑप्शन नंबर बी कणाद राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है। तो यहां आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से आपका अमोनिया एक यौगिक है। ऑप्शन नंबर डी अमोनिया राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक तत्व है। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से तत्व आपका हीरा एक तत्व है। ऑप्शन नंबर डी हीरा राइट आंसर हो जाएगा। वायु निम्नलिखित में से क्या है। तो वायु अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था, वायु एक मिश्रण है। ऑप्शन नंबर सी मिश्रण राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं अमोनिया एक रासायनिक यौगिक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से एक मिश्रण क्या है।
तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से इस्पात एक मिश्रण है, ऑप्शन नंबर बी इस्पात एक मिश्रण की श्रेणी में आता है। यदि कक्षा की संख्या को n से व्यक्त किया जाए तो किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है, अभी आपको मैंने बता चुका हूं ये। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं कक्षा में वो होते हैं आपके 2n²। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी 2n² से ज्यादा नहीं हो सकते, राइट आंसर हो जाएगा। पहले कक्षा में कितना होगा, तो n की जगह 1 रख देना तो आपका आ जाएगा 2 आ जाएगा। दूसरी कक्षा में मैक्सिमम कितने हो सकते, तो n की जगह 2 रख दो, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तीसरी कक्षा में n की जगह आप रख दीजिए 3, तो 3 तिरका 9 दूनी 18। ऐसे आप निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि उनके लिए प्राप्त रिक्त कक्षक समाप्त ना हो जाए। यह सिद्धांत किसका है, तो ये जो सिद्धांत दिया गया था हुंड का नियम कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए हुंड का नियम राइट आंसर हो जाएगा। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन इनमें से किसने किया, अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन हाइजेनबर्ग ने किया है, ऑप्शन नंबर बी हाइजेनबर्ग के द्वारा अनिश्चितता का सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कणों की स्थिति तथा वेग का युगपथ निर्धारण नहीं किया जा सकता, यह कथन किसका है, तो इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे छोटे कणों का वेग और युगपथ निर्धारित नहीं किया जा सकता, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है, ऑप्शन नंबर ए हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत राइट आंसर है। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की थी, तो नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने अल्फा कणों की सहायता से की थी, ऑप्शन नंबर यहां पर ए अल्फा कण प्रश्न के लिए राइट आंसर है। इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज किसने की, तो इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज की गई थी मिलिकन के द्वारा, ऑप्शन नंबर यहां पर डी मिलिकन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के आवेश के लिए। वह कण जो न्यूक्लियॉन को बांधे रखने का कार्य करता है, तो न्यूक्लियॉन को बांधे रखने का कार्य करता है आपका मेसोन कण, ऑप्शन नंबर डी मेसोन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है, तो किसी भी तत्व की रासायनिक प्रकृति संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है, ऑप्शन नंबर यहां पर सी संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है, राइट आंसर है। किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं, तो तत्व के रासायनिक गुण ये आपके निर्भर करेंगे परमाणु संख्या पर, ऑप्शन नंबर बी परमाणु संख्या कितनी है उस पर रासायनिक गुण निर्भर करते हैं। न्यूट्रिनो के खोजकर्ता कौन है, तो न्यूट्रिनो के खोजकर्ता हैं आपके पाउली, ऑप्शन नंबर यहां पर बी पाउली न्यूट्रिनो के खोज करता है, राइट आंसर हो जाएगा। मैसोन के खोजकर्ता कौन है, तो मैसोन के खोजकर्ता है आपके युकावा, ऑप्शन नंबर यहां पर सी युकावा ने मैसोन की खोज की थी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा आपका 17 होता है ना क्लोरीन का, तो 287, ऑप्शन नंबर यहां पर भी 287 राइट आंसर है। रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रयोग ने सर्वप्रथम दिखाया कि परमाणु में क्या होता है, तो रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रयोग ने दिखाया कि परमाणु में नाभिक होता है, ऑप्शन नंबर सी नाभिक होता है, राइट आंसर है। आणविक कक्षा का अभिविन्यास किससे नियंत्रित होता है, तो आणविक कक्षा का अभिविन्यास चुंबकीय क्वांटम संख्या से नियंत्रित होता है, ऑप्शन नंबर सी चुंबकीय क्वांटम संख्या राइट आंसर है। एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं, परमाणु के 3 आधारभूत अवयव होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी ये आधारभूत अवयव हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। एकधा आयनिक कार्बन परमाणु के नाभिक में क्या होता है, तो एकधा आयनित कार्बन परमाणु के जो नाभिक होंगे उसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर यहां पर बी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाए कार्बन के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है, तो परमाणु का भाग नहीं है आपका फोटोन, ऑप्शन नंबर डी फोटोन परमाणु का भाग नहीं है, प्रश्न के लिए राइट आंसर है। जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है, जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होंगे तो दोनों में विपरीत चक्रण पाया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विपरीत चक्रण राइट आंसर है। परमाणु अभाज्य है, यह निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था, परमाणु अभाज्य है डाल्टन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था, ऑप्शन नंबर ए डाल्टन राइट आंसर हो जाएगा। किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, तो दूसरी कक्षा में अधिकतम आपके 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। फॉर्मूला बताया है आपको 2n², याद रखना फॉर्मूला। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, परमाणु भार 12, नाभिक में कितने प्रोटॉन, तो भाई घटा दो सीधा सीधा, 12 में से 6 गए, 6 प्रोटॉन बच गए नाभिक में, ऑप्शन नंबर यहां पर ए 6 राइट आंसर हो जाएगा। परमाणुविक संख्या Z और परमाणु द्रव्यमान यदि A है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकालोगे, तो यदि आपको संख्या और द्रव्यमान दिया है तो राइट आंसर हो जाएगा जितनी संख्या उतने इलेक्ट्रॉन, तो ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा। परमाणुविक संख्या Z है तो Z इलेक्ट्रॉन होंगे, ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए, तो पहले कक्षा में होते हैं 2, दूसरे में होते हैं आपके मैक्सिमम 8,
और तीसरे में आपके 8 और फिर 2। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही आंसर हो जाएगा 2 8 8 2। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 2 8 8 2। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्व के लिए है? धातु तत्व के लिए है पूछा गया है। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिया गया है धातु तत्व के लिए आपका जो इलेक्ट्रॉनिक संरूपण होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 2 8 8 2। ये धातु तत्व के लिए इलेक्ट्रॉनिक संरूपण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहां पर डी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एल्यूमिनियम 13 17 की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा? तो एल्यूमिनियम 13 17 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका हो जाएगा, यहां पर 13 दिया गया है तो 13 होना चाहिए। 13 के लिए पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में फिर 3 बचेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा 2 8 3। ये एल्यूमिनियम 13 17 की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरचना सोडियम आयन की है? तो सोडियम आयन की आपकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संरचना, सोडियम का 10 होता है ना, तो पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8। ऑप्शन नंबर यहां पर भी सोडियम का हो जाएगा 2 और 8। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। स्वर्णपत्र या गोल्ड फॉइल से किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी? तो नाभिक की खोज सोने पर आपका अल्फा किरण को प्रकीर्णन करके की थी। ऑप्शन नंबर यहां पर ए अल्फा कण राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है, तो यदि कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाएगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा का उत्सर्जन होता है राइट आंसर है। सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो सोडियम परमाणु के अंदर कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई थी, पहले में 2, दूसरे में 8, टोटल 10। ऑप्शन नंबर डी 10 राइट आंसर है। किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2 है, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ। तो 2 8 2 है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आपके लास्ट वाली कक्षा में कितनी है? 2। ऑप्शन नंबर यहां पर डी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाए 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे। एक तत्व के परमाणु में 19 प्रोटॉन है, 20 न्यूट्रॉन है, द्रव्यमान संख्या बताओ। तो 19 प्रोटॉन 20 न्यूट्रॉन दोनों को जोड़ दो, द्रव्यमान संख्या आ जाएगी 39 39। ऑप्शन नंबर यहां पर ए 39 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। तत्व ए की परमाणु संख्या 13 है, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ। यदि परमाणु संख्या 13 है तो आपके पहले कक्षा में 2 रहेंगे, दूसरे में 8, तो 8 और 2 10 हो गए, लास्ट में 3 बचेंगे, तो ऑप्शन नंबर यहां पर डी सही आंसर हो जाएगा। तीसरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन बचेंगे तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी आपके 3। ऑप्शन नंबर यहां पर डी सही आंसर हो जाएगा। आपको फॉर्मूला पता है ना, 2n² फॉर्मूला होता है। पहले कक्षा में कितने हो सकते हैं? अधिकतम 2, दूसरी कक्षा में अधिकतम कितने हो सकते हैं? 8, तीसरे में 18। ये 2n² का फॉर्मूला चलता है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? तो एक ही प्रकार का परमाणु ये आपका मिलेगा प्राकृतिक तत्व में। ऑप्शन नंबर यहां पर सी प्राकृतिक तत्व राइट आंसर हो जाएगा। 2 या 2 से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में सहयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाएगा? तो 2 या 2 से अधिक तत्व लोगे, निश्चित अनुपात में सहयोग कराओगे तो यौगिक बन जाएगा। ऑप्शन नंबर यहां पर भी यौगिक प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बन जाएगा? तो किसी भी अनुपात में 2 या 2 से अधिक आप शुद्ध पदार्थों को मिला दोगे तो मिश्रण बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मिश्रण प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? धातु अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उनको उपधातु कहा जाएगा, सेमीकंडक्टर्स कहा जाएगा। सेमीकंडक्टर का एग्जाम्पल देके बताइए 1 2 आपको जो भी याद हो, कोई भी उपधातु या सेमीकंडक्टर का एग्जाम्पल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा आपका लेड। ऑप्शन नंबर सी लेड, ये धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस अधातु में धातु ही चमक पाई जाती है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ग्रेफाइट और आयोडीन, दोनों ये अधातु हैं और इनमें धातु ही चमक पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ग्रेफाइट और आयोडीन दोनों अधातु हैं और धातु ही चमक पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन उपधातु है, मतलब सेमीकंडक्टर है? आपको जो एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो यहां पर आपको जो एग्जाम्पल दिए गए हैं उनमें से कोई भी सेमीकंडक्टर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, कोई भी सेमीकंडक्टर नहीं है।
एक आधा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे कि सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है। ये आपका आईसी चिप में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आजकल जो इंटीग्रेटेड चिप सर्किट चिप चलती हैं, हर चीज़ में यूज़ होता है सिलिकॉन का। जितनी भी आईसी चिप हैं, हर चीज़ में आईसी चिप होती है। मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, जो भी आप एलईडी देख रहे हैं, सब में आईसी चिप का यूज़ होता है। निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, अमोनिया एक यौगिक है। ऑप्शन नंबर डी, अमोनिया राइट आंसर है। जल एक यौगिक है, ऐसा क्यों? तो जल या पानी एक यौगिक है, इसका कारण यह है इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। जल का रासायनिक सूत्र बताइए, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए पानी का रासायनिक सूत्र। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं होती, बाकी सीमेंट, रेत, कांच में ऑक्सीजन होती है, मिट्टी के तेल में नहीं होती। अगला क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीन अवस्थाओं, ठोस, द्रव, गैस, तीनों में पाया जाता है? यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार। तो अभी मैंने आपसे पानी का रासायनिक सूत्र भी पूछा था, कमेंट कर दिया होगा आप लोगों ने। H2O या पानी तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, जबकि वायु क्या है? तो स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है और वायु या हवा ये एक मिश्रण है। ऑप्शन नंबर ए, मिश्रण राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन ना तो तत्व है ना ही यौगिक है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से ना ही तत्व है ना ही यौगिक है, तो वायु ना ही तत्व है ना ही यौगिक है। वायु क्या है? मिश्रण है, अभी आपको बताया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। यूरेनियम 92-235 में प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात करो। तो यूरेनियम 92-235 में राइट आंसर हो जाएगा क्या? प्रोटॉनों की संख्या आपकी 92, जो नीचे दी गई है ना 92, ये प्रोटॉन की संख्या दी जाती है। ऑप्शन नंबर ए 92, नीचे प्रोटॉनों की संख्या आपको दी जाएगी। सोडियम का परमाणु संख्या 11 है तथा परमाणु द्रव्यमान 23। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन बताओ। तो देखिए, परमाणु संख्या जितनी होगी, अभी आपको बताया, जितनी परमाणु संख्या उतने आपके क्या, उतने आपके प्रोटॉन। तो परमाणु संख्या उतने आपके इलेक्ट्रॉन। तो आपका प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन 11-11 और न्यूट्रॉन 12। तो ऑप्शन नंबर डी से आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन 11, न्यूट्रॉन 12 और प्रोटॉन 11। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। यूरेनियम 92-238 में न्यूट्रिनो की संख्या बताओ। तो न्यूट्रॉनों की संख्या के लिए 238 में से 92 घटा देना, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा आपका 146। ऑप्शन नंबर ए, ये न्यूट्रॉनों की संख्या है। 92 हो गई प्रोटॉन की संख्या, टोटल हो गया उसका 238, और 238 में से प्रोटॉनों की संख्या घटा दोगे तो न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। आज का आखिरी क्वेश्चन, किसी तत्व के परमाणु भार से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से द्रव्यमान संख्या के विपरीत एक तत्व का परमाणु भार भिन्न हो सकता है, यह आपका उपयुक्त कथन है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितने मीटर होती है? आपको इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी। 10 के ऊपर -10 की घात या 10 के ऊपर -15 की घात, इनमें से कोई एक आंसर सही है। कमेंट करके बताइए इनमें से कौन सा आंसर सही है। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए दोस्तों। आपको इसका अगला पार्ट चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिख देना, इस वीडियो को शेयर कर देना। मिलेंगे अगले वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे वादा किया है 5000 साइंस के क्वेश्चन आपको जो पिछले 30 साल से पूछे गए आपको करा देंगे रिवाइज, वो भी कम से कम 3 बार वन लाइनर के फॉर्मेट में। आपको पता भी नहीं लगेगा, फटाफट हम ये क्वेश्चन पूरे कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। प्लीज सभी नए स्टूडेंट, पुराने स्टूडेंट वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। जो चैनल पर पहली बार आया चैनल से जुड़ जाइए। 1 मिलियन की फैमिली हमारी, आपको भी कहीं ना कहीं फायदा होगा यदि आप एक स्टूडेंट हैं। क्वेश्चन देखिए पहला, वायु में कौन सी गैस की मात्रा अधिक है? तो वायु के अंदर आपकी नाइट्रोजन गैस की मात्रा अधिक है। सबसे अधिक तन्य तत्व कौन सा होता है? तो सोना या फिर गोल्ड, ये सबसे अधिक तन्य तत्वों में आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कौन विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है? तो चांदी विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है हड्डियों तथा सीमेंट में कौन सा तत्व समान रहता है, समान रूप से पाया जाता है? तो कैल्शियम हड्डियों में भी होता है और सीमेंट में भी कैल्शियम पाया जाता है। घरेलू बिजली मीटर में विद्युत उपयोग की माप कैसे होती है? तो घरेलू विद्युत मीटर में वॉट से विद्युत उपयोग को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है
पारे का निम्नतम हिमांक कितना होता है? तो मैं आपको हिमांक और क्वथनांक दोनों बता देता हूं। हिमांक होता है पारे का -39 डिग्री सेल्सियस में दिया है, और क्वथनांक होता है 356.7 डिग्री सेल्सियस। पारे का हिमांक और क्वथनांक दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य कौन करता है? तो किडनी, जिसको वक कहते हैं, रक्त को साफ करने का काम करता है। यदि हमारे शरीर की किडनी खराब हो जाए तो खून को कैसे साफ किया जाता है? कमेंट करके बताइए। कौन सी प्रक्रिया द्वारा खून को साफ किया जाता है यदि दोनों किडनियां खराब हो जाएं? भोजन की ऊर्जा को किसमें मापा जाता है? तो भोजन की ऊर्जा को कैलोरी में मापा जाता है। प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती हैं, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दाब बढ़ जाता है, तो दाब के साथ साथ प्रेशर के साथ साथ क्वथनांक भी बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया एक फ्यूज तार का उपयोग डैश के लिए होता है। तो फ्यूज तार का उपयोग हानि पहुंचाए बिना उच्च विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने के लिए फ्यूज तार का उपयोग होता है। रेडियो कार्बन डेटिंग डैश की उम्र ज्ञात करने के लिए होता है। तो ये जीवाश्मों की उम्र को ज्ञात करने के लिए होता है। पित्त स्रावित होता है कहां से? तो जो पित्त होता है, बाइल जूस होता है, ये लीवर से स्रावित होता है। शरीर के भार का कितना प्रतिशत जल होता है? तो हमारे शरीर के भार का करीब करीब क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। कौन सा गुण तत्वों में सामान्य रूप से पाया जाता है? तो परमाणु संख्या तत्वों में होती है परमाणु संख्या। वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक टूटकर दो या दो से अधिक नाभिक में बदलते हैं तथा अधिकतम मात्रा में ऊष्मा प्रदान करते हैं, वो उसको क्या कहा जाता है? तो ऐसी प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में किसमें पाया जाता है? तो गाजर में विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। आंख की रोशनी तेज करने के लिए गाजर खाइए। ठंड के मौसम में गाजर फायदा करती है। अब गर्मी आ गई, लेकिन अभी भी थोड़ी थोड़ी गाजर मिल रही है। पेट्रोलियम कहां पाया जाता है? तो पेट्रोलियम किस चट्टानों में पाया जाता है? ये अवसादी चट्टानों में पेट्रोलियम पाया जाता है। नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि संलयन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की स्थितियों की आवश्यकता होगी। तो उच्च तापमान चाहिए, इसलिए इसको ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी बोलते हैं। श्वेत रक्तकण कहलाते हैं। तो श्वेत रक्तकण या फिर आपका WBC व्हाइट ब्लड सेल कहलाते हैं, ल्यूकोसाइट। एड्स किसके संक्रमण के कारण होता है? तो एड्स होता है विषाणु के संक्रमण के कारण। सोडियम क्लोराइड को और क्या कहा जाता है? तो उसको टेबल सॉल्ट या टेबल सॉल्ट, जो भी बोल लो, कहा जाता है। एंथ्रेक्स रोग किस में पाया जाता है? तो एंथ्रेक्स रोग जो है ये मोस्टली आपकी गाय और भैंसों में पाया जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, बुनसेन बर्नर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने पर शक्कर की विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो शक्कर आराम से घुल जाएगी यदि टेम्परेचर बढ़ा होगा तो। भोजन का पाचन मुख्यतः किस अंग के द्वारा होता है? तो भोजन का पाचन मुख्यतः होता है आपकी छोटी आंत के द्वारा, लेकिन भोजन मुख से ही पचना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे ही आपको और निवाला ही खाते हो तो हमारे मुख में जो लार है वो भोजन को पचाने की प्रक्रिया स्टार्ट कर देती है। निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है? तो नेत्र गोलकों का दीर्घीकरण, ये निकट दृष्टि दोष का कारण है। कोनेल किससे प्राप्त किए जाते हैं? तो कोनेन ये सिनकोना से प्राप्त की जाती है। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है CO2, उसको शुष्क बर्फ कहा जाता है। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो जे प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। एक प्रेशर कुकर खाना पकाने में लगे समय को घटा देता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कुकर के अंदर क्वथनांक बढ़ जाएगा। दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। तो दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। न्यूमिस्मेटिक क्या होता है? तो न्यूमिस्मेटिक ये सिक्कों और धातुओं का अध्ययन इसके अंतर्गत हम करते हैं। कौन सा पदार्थ पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयुक्त होता है? तो क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए। सेक्सटेंस एक उपकरण है जो मापता है, तो ये दो वस्तुओं की कोणीय दूरी को मापता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अम्ल वर्षा किसके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है? तो अम्ल वर्षा होती है नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के पर्यावरणीय प्रदूषण से। तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व बढ़ेगा या घटेगा? तो तांबे की गेंद को गर्म करेंगे तो उसका घनत्व घट जाएगा। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा है? तो ऑर्स्टेड ने विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव खोजा है। अगला क्वेश्चन देखिए, किंडवन क्या है? तो किंडवन एक जैविक उत्प्रेरक है। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। विद्युत केतली में
किसके द्वारा पानी गर्म होता है? तो कन्वेंशन विधि या चालन विधि के द्वारा पानी को गर्म किया जाता है। आइसोहाइट रेखा नक्शे में किसका युग्मन बिंदु है? तो जहां पर समान वर्षाएं होती हैं उसका बिंदु है आइसोहाइट रेखाएं। विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी के कारण होने वाला रोग है। दीर्घ दृष्टि संपीड़ित व्यक्ति की विशिष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी बिंदु क्या है? तो 25 सेंटीमीटर न्यूनतम दूरी बिंदु कहलाता है। जो मच्छर स्वीत जर से परजीवी को संप्रेषित करता है वह कौन सा है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर से होता है शीत ज्वर। अगला क्वेश्चन देखिए, चर्बी को हजम करने में जो पिन्न द्रव सहायता करता है वह स्रावित होता है, तो वो आपका जिगर से स्रावित होता है। कच्ची गाजर किसका अच्छा स्रोत है? तो कच्ची गाजर आपका विटामिन ए का महत्वपूर्ण स्रोत है। लाल रक्त कण किस में उत्पन्न होता है? तो अस्थि मज्जा में लाल रक्त कण उत्पन्न होता है। अल्ट्रासोनिक तरंग का मात्रक क्या है? तो अल्ट्रासोनिक तरंग जो है ये हर्ट्ज इसका मात्रक है। बालकों में अंधता का मुख्य कारण किस चीज की कमी है? तो अंधता का मुख्य कारण यदि विटामिन ए की कमी होगी। कार्बोरेटर किसमें होता है? तो कार्बोरेटर पेट्रोल इंजनों में पाया जाता है। वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं करती? तो वाष्पन की दर द्रव के द्रव्यमान पर बिल्कुल निर्भर नहीं करती। ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? तो जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की एक ही ओर उपस्थित हो तब ज्वार सबसे ज्यादा होगा। एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण कितना होगा? तो आपतित किरण यदि 60 डिग्री का कोण बनाएगी तो परावर्तित कोण होगा 30 डिग्री का। ध्वनि का वेग निर्भर करता है, तो तरंग दैर्ध्य पर ध्वनि का वेग निर्भर करता है। पानी और चौक के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है, तो वाष्पन विधि द्वारा पानी और चौक के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो परमाणु में नाभिक के भीतर माफ कीजिएगा प्रोटॉन, परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं तो नाभिक के भीतर परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं। परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है क्या क्या? तो नाभिक के अंदर आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों रहते हैं। जंग या रस्ट उदाहरण है, तो ये एक यौगिक होता है जो लोहे पर पीले कलर की जंग लग जाती है, वो यौगिक का एग्जाम्पल है। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो H2O जल का रासायनिक सूत्र है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? भारी जल। द्रव बूंद की संकुचन और कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? तो उसको सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव कहा जाता है। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन होता है? तो सभी खट्टे फलों में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है। नींबू, संतरा, आंवला, मौसम्बी। मानव शरीर का कौन सा भाग संधि शोथ या गांठिया से प्रभावित होता है? तो शरीर के जितने भी जोड़ होते हैं, हाथ पैर सभी जगह के जोड़, ये आपके बहुत ज्यादा दर्द करने लगेंगे यदि गांठिया रोग होता है। गर्मी में सफेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों की से अधिक आरामदेह क्यों होते हैं? आप सभी को पता होगा, क्योंकि जो सफेद कपड़े होते हैं वो ऊष्मा का कम अवशोषण करते हैं, इसलिए हमें आराम मिलता है। सफेद कपड़े पहनने चाहिए गर्मी में। मेघ गर्जन की ध्वनि सुनाई देने से पहले बिजली चमक क्यों दिखाई देती है? क्योंकि प्रकाश ध्वनि से अधिक तीव्र चलती है, इसलिए आपको चमक पहले सुनाई दे देगी, लेकिन गरजने की आवाज बाद में आएगी। जब बिजली चमकती है गरजने की आवाज आपको बाद में आएगी, चमक पहले दिखाई दे देगी। भूक्षरण को नियंत्रित किया जा सकता है, तो वृक्षारोपण को लगाएंगे आप, वृक्ष लगाएंगे तो वो मिट्टी को बांध के रखता है और मिट्टी खसकती नहीं है, भूक्षरण नहीं होता। कोयले के जलने से बनती है, तो कोयले के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड आपकी गैस बनेगी। वायु की संगठक गैसें सामान्यतः होती हैं, तो वायु की संगठक गैसें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरे पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं क्योंकि दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उपभोग करते हैं हरे पौधे, इसलिए हमें बहुत उपयोगी होते हैं। पंखा करने से शरीर में ठंड की अनुभूति होती है, ठंडा लगता है, ऐसा क्यों? तो शरीर पर आर्द्रता के वाष्पन के कारण ठंडी का अनुभव होता है। विद्युत उपकरणों पर केवल तभी कार्य करना चाहिए जब वह उचित रूप से भू संपर्कित हो, ऐसा क्यों? भू संपर्कित मतलब अर्थिंग अच्छे से हो तो आपको करंट नहीं लगेगा। उसका कारण क्या है? क्योंकि जब विद्युत लघु पतन होता है तो उपभोक्ता को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता और विद्युत धारा सीधे भूमि में चली जाती है। करंट कहां फ्लो होता है? जहां पर उसको सबसे आसान पाथ मिले। तो क्या होता है, यदि जमीन में नमी वगैरह होती है, यदि आपने अर्थिंग अच्छे से करके रखी होगी तो करंट आपको नहीं लगेगा, सीधे जमीन में अर्थ हो जाएगा। बर्फ जल पर तैरती है, ऐसा क्यों? क्योंकि जल से हल्की होती है बर्फ। पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिस्कस होता है, तो उतल मेनिस्कस होता है। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है पृष्ठ तनाव, सतही तनाव, सरफेस टेंशन।
अगला क्वेश्चन देखिए, रेबीज के टीके की खोज किसने की? तो लुईस पाश्चर द्वारा रेबीज के टीके की खोज की गई। परम दाब क्या होता है? तो गेज दाब पर एक बार, इसको परम दाब कहते हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिमाण में वृद्धि के कारण क्या है? तो यदि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी तो तापमान में भी वृद्धि हो जाएगी। एक आवर्तिक गति से घूमने वाले चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? तो स्ट्रेबोस्कोप से आप घूमने की गति को माप सकते हैं, चक्का जो घूमता है उसको। पानी से ऊपर तक भरे एक बर्तन में पानी की सतह पर बर्फ का टुकड़ा यदि तैर रहा है, बर्फ पिघलेगी तो पानी की सतह पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पानी का सतह अपरिवर्तित रहेगा। बर्फ पिघलने के बाद भी जितना पानी है उतना ही आपको दिखेगा, ना कम होगा ना ज्यादा। डाइन किसकी इकाई है? तो डाइन एक बल की इकाई है। एड्स कैसे फैलता है? तो गलत यौन संबंध से, शारीरिक संबंध से एड्स फैलता है। सोलर सेल बदलता है, तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना ये सोलर सेल का कार्य है। आरडीएक्स क्या है? तो आरडीएक्स एक विस्फोटक है। समुद्री जल में साधारण नमक की प्रतिशतता क्या होती है? तो समुद्री जल में 10% तक साधारण आपका नमक होता है। किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रतापूर्वक गिर रही वस्तु का क्या एक समान होगा? तो उसका त्वरण एक समान होगा यदि वो ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक गिर रही है। लीफ ब्लाइट रोग अधिकतर किसमें पाया जाता है? तो उच्च उत्पादकता वाले धान में लीफ ब्लाइट रोग पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, राइजोबियम ल्यूगेमिनोसारम नामक जीवाणु जो बीन, मूंगफली, मटर और चने में पाया जाता है, ये स्थित होता है, तो ये इनके जड़ में पाया जाता है, याद रखिएगा। शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होगा? तो 212 डिग्री शुद्ध जल का क्वथनांक होगा फ़ारेनहाइट में। MKS पद्धति या प्रणाली में त्वरण का मात्रा क्या है? तो MKS, यहां पर M टाइप में हुआ है। MKS पद्धति होती है, CGS पद्धति होती है, SI पद्धति होती है। MKS में मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है त्वरण का मात्रक। माइका क्या है? तो माइका एक विद्युत का कुचालक होता है। सोने का संकेत क्या है? तो सोने का संकेत है AU। AU का फुल फॉर्म बताइए, सोने का रासायनिक नाम क्या है? AU का फुल फॉर्म क्या है? प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, ऐसा क्यों? क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होने के कारण क्वथनांक बढ़ जाता है। कौन सी ध्वनि हम सुन नहीं सकते? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक ध्वनि हम नहीं सुन सकते हैं। ब्रोंकाइटिस रोग संबंधित है, तो ब्रोंकाइटिस रोग ये फेफड़ों से संबंधित है। शरीर में रक्त का औसत आयतन कितना होता है? तो 5 से 6 लीटर औसत रक्त का आयतन लीटर में होता है। Na क्या है? तो न्यूक्लिक अम्ल का एक वर्ग Na होता है। पीयूष ग्रंथि अवस्थित होती है, तो मस्तिष्क में अवस्थित होती है पीयूष ग्रंथि। डिप्थीरिया बीमारी प्रभावित करती है, तो ये गले को प्रभावित करती है डिप्थीरिया बीमारी। टेलीविजन के आविष्कारक कौन है? तो JL बेयर्ड जी, ये टेलीविजन के आविष्कारक हैं। गतिज ऊर्जा का व्यंक क्या है? 1/2 mv, ये गतिज ऊर्जा का व्यंक है। प्रतिध्वनि किस कारण से सुनी जाती है? तो ध्वनि तरंगों के परावर्तन से टकराकर वापस आती है, इसलिए इको बोलते हैं इंग्लिश में। प्रतिध्वनि आवाज लौटकर जो आती है। पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का टुकड़ा, ये करा चुका हूं मैं क्वेश्चन। दो समांतर दर्पण के बीच धातु के एक गोले को रखा जाए तो इससे कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो अनगिनत प्रतिबिंब बनेंगे। और एक क्वेश्चन और आता है, समांतर दर्पण के बीच रखी हुई वस्तु का सबसे चमकीला प्रतिबिंब कौन सा बनेगा? आप कमेंट करके बताइए, पहला, दूसरा या सबसे आखिरी। सबसे चमकीला प्रतिबिंब कौन सा बनेगा? देखते हैं किस किस को पता है। सरल यांत्रिकी लाभ वाले लीवर में होता है, तो प्रयास व फलक्रम के बीच भार। एक पिन समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाती है यदि वह दर्पण पिन की तरफ 10 सेंटीमीटर खिसक जाए। ठीक है, दर्पण की तरफ आप दर्पण के पास कर दो तो उसका प्रतिबिंब कितनी दूर खिसकेगा? तो 10 सेंटीमीटर खिसकेगा यदि वस्तु, तो प्रतिबिंब भी 10 सेंटीमीटर ही खिसकेगा। इसे रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होगा, तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होगा। वायुमंडलीय परत जो बेतार संचार हेतु यूज की जाती है, तो आयनोस्फीयर को यूज किया जाता है बेतार संचार हेतु, आयन मंडल को, आयनोस्फीयर को। ठोस की शुद्धता निर्धारित की जाती है उसके गलनांक बिंदु द्वारा। तो ठोस की शुद्धता, अशुद्धि रहने पर गलनांक कम हो जाता है और शुद्ध रहेगी तो गलनांक आपका नॉर्मल रहेगा। ठीक है, शुद्ध रहेगी और उसमें आप कुछ अशुद्धियां मिला देंगे तो गलनांक कम हो जाएगा। कीड़ों के बारे में अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो एंटोमोलॉजी कीड़ों के बारे में अध्ययन कहलाता है। खून को बहने से रोकने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के सहायक होता है, विटामिन के भाग लेता है। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है? तो ऑडियोमीटर का यूज किया जाता है ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए।
कैलोरी किसकी यूनिट है? तो ऊष्मा की यूनिट होती है कैलोरी। नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है? तो रासायनिक ऊर्जा के रूप में नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा निकलेगी। खानों में अधिकतर धमाके किसके परस्पर मिलने के कारण होते हैं? तो हवा के साथ यदि मीथेन गैस मिल जाए तो जो आपकी कोयले की खान और अदर खान होती है उसमें धमाके होते हैं। केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 310 केल्विन मानव शरीर का सामान्य तापमान है। अच्छा, कमेंट करके बताइए डिग्री सेल्सियस में हमारे शरीर का सामान्य तापमान डिग्री सेल्सियस में कितना होगा? सूर्य ग्रहण होता है जब, तो सूर्य ग्रहण के समय चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। शुष्क सेल है तो प्राथमिक सेल को शुष्क सेल कहा जाता है। यूरिया को प्रायः खाद की तरह प्रयोग किया जाता है क्योंकि, तो यूरिया नाइट्रोजन का भरपूर स्रोत है इसलिए खाद की तरह यूज किया जाता है। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? तो 159 लीटर होते हैं एक बैरल में। समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग कितने प्रतिशत घेरे हुए है? तो समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग आपका 71% घेरे हुए है। किसी तत्व की परमाणु संख्या क्या है? तो इसके परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या, वो प्रोटॉनों की संख्या इक्वल टू आपका परमाणु संख्या। प्रकाश का रंग मूल रूप से निर्भर करता है, तो प्रकाश का रंग मूल रूप से प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करेगा। शरीर से पसीना सबसे अधिक कब निकलता है? तो जब तापमान अधिक और हवा आर्द्र हो तब सबसे ज्यादा, मतलब ह्यूमिडिटी हो तब सबसे ज्यादा पसीना निकलेगा शरीर से। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो हाइड्रोजन का संलयन, ये सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है। कौन रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेते हैं? तो बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉन जो सबसे लास्ट में रहते हैं वही रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेंगे। एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने के लिए आवश्यक है तो एक रासायनिक प्रक्रिया आवश्यक है, तभी एक तत्व दूसरे तत्व में बदलेगा। नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर का क्या कार्य होता है? तो मॉडरेटर का कार्य होता है न्यूट्रॉनों को धीमा कर देना। एक प्रकाश वर्ष है तो एक प्रकाश वर्ष प्रकाश किरण द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को कहते हैं। पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का प्रतिशत मिलकर कितना है? तो 99% ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है मिलकर। अल्ट्रावायलेट किरणों के हानिकारक प्रभाव से हम लोगों को कौन सी परत रक्षा करती है? तो ओजोन परत रक्षा करती है। ओजोन का फॉर्मूला क्या है बताइए? O2 O3 O4। ओजोन क्या है? O2 है, O3 है या O4 है? कमेंट करिए जल्दी, बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछा है। O2 O3 या O4। कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया में बदल देता है रंग में? कार्बन डाइऑक्साइड बदल देगा दूधिया रंग में। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो H12O6 C6H12O6। ठीक है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। साधारणतः जब धातु तनु अम्ल में प्रतिक्रिया करती है तब हाइड्रोजन, तब क्या विस्थापित होगा? उस समय हाइड्रोजन विस्थापित होता है। पृथ्वी की परपटी पर कौन सी धातु बहुतायत मात्रा में पाई जाती है? तो पृथ्वी की परपटी पर आपकी एल्यूमिनियम बहुतायत मात्रा में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, एस्बेस्टस का मनुष्य शरीर के किस भाग पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है? तो एस्बेस्टस का फेफड़े पर बहुत ज्यादा हानिकारक प्रभाव पड़ता है। कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के स्वास्थ्य को किसके द्वारा प्रभावित करती है? तो खून में मिलकर मनुष्य के स्वास्थ्य को प्रभावित करेगी कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, खून की ऑक्सीजन वाहिकाएं जो है समर्थ उसके साथ अभिक्रिया कर कम कर देती है, उसकी ऑक्सीजन वहन की क्षमता को कम कर देती है। कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है तो स्थितिज ऊर्जा का प्रयोग होता है कार्य करते समय। एक सरल लोलक धीमा होता है और अंत में रुक जाता है, इसकी ऊर्जा कहां चली जाती है? तो स्थितिज ऊर्जा में बदल जाएगी इसकी ऊर्जा। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो फीमर या जांग की हड्डी सबसे बड़ी हड्डी होती है। हाइड्रोजन में भरा गुब्बारा ऊपर जाकर फट जाता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वायु दाब ऊपर जाकर घट जाता है, इसलिए हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा ऊपर जाकर फट जाएगा। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कौन सा होता है? तो हाइड्रोफोन से पानी के अंदर आप ध्वनि को सुन सकते हैं। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या होता है? तो न्यूट्रॉन ट्रिगर होता है नाभिकीय विखंडन में। कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखता है? तो केचुआ मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखता है। इनको किसानों का मित्र भी कहा जाता है, केचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है। कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? तो ल्यूकेमिया को प्रभावित करता है और ब्लड कैंसर हो जाता है। ल्यूकेमिया मतलब ब्लड कैंसर। विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी कौन सी है? तो पोलियो विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है। किस अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में होती है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पेट में पाया जाता है। परिशोधक का प्रयोग डैश
परिवर्तन के लिए किया जाता है। तो ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए